बिजनेस स्टैटिस्टिक्स में इस चैप्टर का हमारा नाम है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का मतलब है कि जब हम किसी विषय पर कोई स्टडी करने के लिए या कोई डिसीज़न लेने के लिए हम जो डाटा जो समंक इकट्ठा करते हैं, उन समंकों से निष्कर्ष निकालने के लिए हमें उन समंकों को डाटा को एक सर्टेन फॉर्म के अंदर व्यवस्थित करना होता है, उन्हें अरेंज करना होता है ताकि हम उसको ईज़िली स्टडी कर सकें। उस पर जो भी टेक्निक हमें यूज़ करनी है उस टेक्निक का इस्तेमाल करके हम निष्कर्ष निकाल सकें जो हम निकालना चाहते हैं। सामान्यतः जब हम डाटा इकट्ठा करते हैं, वो चाहे हमारा प्राइमरी डाटा हो या सेकेंडरी डाटा हो, तो उस डाटे को व्यवस्थित करने के मुख्य 3 तरीके से उन्हें हम व्यवस्थित कर सकते हैं। ये जानना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि आगे जब चैप्टर्स में जब हम इसके टूल्स पढ़ेंगे, जो टेक्निक्स पढ़ेंगे कि कौन कौन सी टेक्निक्स हम विश्लेषण के लिए, एनालिसिस के लिए काम में लेते हैं, तो हमें मालूम होना चाहिए क्योंकि हर तरह से व्यवस्थित की गई अंकों के लिए फार्मूला जो हम काम में लेंगे वो अलग हो सकता है। इसलिए भी जानना ज़रूरी होता है कि हम समंकों को किस किस तरह से व्यवस्थित कर सकते हैं। तो सामान्य परिस्थिति में हम समंकों को 3 तरह से व्यवस्थित कर सकते हैं। नंबर 1, इसको हम बोलते हैं व्यक्तिगत श्रेणी, इंडिविजुअल सीरीज़। इंडिविजुअल सीरीज़ या इसको हम बोलते हैं व्यक्तिगत श्रेणी। जो दूसरा तरीका होता है हमारा व्यवस्थित करने का, उसका नाम है डिस्क्रीट सीरीज़। इसको हिंदी में हम बोलते हैं खंडित श्रेणी। और तीसरा जो तरीका हमारा हो सकता है व्यवस्थित करने का, उसका नाम है कंटिन्यूस सीरीज़। इसको हम हिंदी में बोलते हैं अखंडित श्रेणी। तीन तरीके से हम समंकों को व्यवस्थित कर सकते हैं। अपनी सुविधा के अनुसार उसका हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं, उसके ऊपर टेक्निक्स को काम में ले सकते हैं। अब तीनों श्रेणियों में किस श्रेणी के अंदर किस तरह से व्यवस्थित किया जाता है या कैसे हम पहचानेंगे कि जो हमारे डाटा है वो व्यक्तिगत श्रेणी के हैं, डिस्क्रीट सीरीज़ के हैं या हमारे कंटिन्यूस सीरीज़ के हैं। तो जब हमारे इकट्ठे किए गए समंक कम संख्या में, एक सीमित संख्या में होते हैं और हर समंक की अपनी एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी होती है, उसकी इंडिविजुअल पहचान या उसकी इंडिविजुअल वैल्यू होती है, उस स्थिति में समंकों को हम इंडिविजुअल सीरीज़ के फॉर्म में व्यवस्थित करते हैं। इसमें हर समंक जो भी आपने इकट्ठा किया है उस समंक को दिखाया जाता है, चाहे वो कितनी बार ही आया हो। जैसे हमने कोई समंक इकट्ठा किया है, समंकों को हम जो नाम देते हैं उसका समंक को हम बोलते हैं वेरिएबल्स, जिसके लिए स्टैटिस्टिक्स में हम जो चिन्ह काम में लेंगे, जो साइन काम में लेंगे, वो हमारा आएगा कैपिटल एक्स। यानी समंकों के लिए हम जिस चिन्ह को काम में लेंगे फॉर्मूले के अंदर, वो हम साइन हमारा होगा कैपिटल एक्स। तो जब क्वेश्चन में केवल समंक दे रखे हों, हमें एक्स दे रखे हों, जैसे 12, 14, 16, 14, 13, 12, 11, 10, 12, 13, जब इस तरह से हमें सारी सूचनाएं दे रखी हैं कि जैसे इसमें 12 यदि हमारे पास 3 बार इकट्ठा आया है डाटा के अंदर, तो 3 बार उसे दिखाया जाएगा। जब इस तरह से हम समंकों को दिखाते हैं तो वो हमारी होती है इंडिविजुअल सीरीज़। ये हमारी होती है इंडिविजुअल सीरीज़ यानी व्यक्तिगत श्रेणी, जिसमें सिर्फ हमें एक्स यानी समंक दिए हुए होते हैं। इसमें हर समंक की अपनी खुद की वैल्यू होती है, तो कोई समंक 2 बार, 3 बार, जितनी बार भी आया होता है उसे हम उतनी बार ही दिखाएंगे। तो ये हमारी हो जाती है इंडिविजुअल सीरीज़। डिस्क्रीट सीरीज़ के लिए डिस्क्रीट सीरीज़ में जब समंक हमारे थोड़े से ज़्यादा होते हैं, जैसे यदि हमारे समंक 10 या 15 तक हैं, तो उसे इंडिविजुअल में लिखना और स्टडी करना आसान होता है। पर यही संख्या यदि हमारी 25, 30 या 50 ज़्यादा हो जाती है, तो उसे ज़्यादा बेहतर रहेगा कि हम उसको डिस्क्रीट सीरीज़ में या खंडित श्रेणी में व्यवस्थित करें। खंडित श्रेणी में हम सारे समंकों को 2 भागों में बांट देते हैं, एक एक्स यानी कौन कौन से समंक हैं, और एक एफ मतलब फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे एक्स का मतलब था हमारा वेरिएबल समंक
और यहाँ पे एफ का मतलब हो जाएगा हमारा फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी यानी बारंबारता, या इसको हम बोलते हैं आवृत्ति। यानी यहाँ पर हम x दिखाते हैं कि जो हमने समंक इकट्ठे किए हैं इसमें कौन कौन से वेरिएबल्स हैं, उनको सिर्फ एक बार ही दिखाया जाता है, और वो कितनी बार आए हैं उन्हें हम फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में दिखाते हैं। जैसे दी गई फर्स्ट सूचना को यदि मैं इसको यहाँ दिखाऊं तो यहाँ पर x मेरे पास है 10, 11, 12, 13, 14 और 16। मेरे पास जो समंक हैं उसमें 12, 10, 11, 12, 13, 14 और 16 है। अब इसमें देख सकती हूँ 10 यहाँ पर एक बार आया है तो यहाँ पे 10 की फ्रीक्वेंसी 1 हो जाएगी। 11 यहाँ पर 1 बार आया है तो 11 की फ्रीक्वेंसी भी 1 हो जाएगी। 12 यहाँ पर 3 बार आया है तो 12 की फ्रीक्वेंसी 3 हो जाएगी। 13 यहाँ 2 टाइम्स है, 13 की फ्रीक्वेंसी 2 हो जाएगी। 14 भी यहाँ पर 2 टाइम्स है और 16 यहाँ पर 1 टाइम है। तो जब हम क्वेश्चन को इस तरह से व्यवस्थित कर देते हैं कि कौन कौन सी संख्याएं हैं और वो कितनी बार आई है, तो उसको हम बोलेंगे डिस्क्रीट सीरीज़ यानी खंडित श्रेणी, जहाँ पर हमें x और f दिया हुआ होता है। इसमें एक चीज़ और ध्यान रखनी है, इंडिविजुअल सीरीज़ के अंदर जितने भी समंक हमें दिए हुए होते हैं उनकी संख्या, जैसे यहाँ पर 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये हमारा n यानी नंबर ऑफ आइटम्स कहलाएगा। तो ये हमारे दो तरीके होते हैं समंक को व्यवस्थित करने के, इंडिविजुअल सीरीज़ और डिस्क्रीट सीरीज़। तो यहाँ पे मैंने बताया कि इंडिविजुअल सीरीज़ में जितने भी आइटम्स हैं उन्हें हम जो चिन्ह हम काम में लेंगे फॉर्मूले में, जो हमारा साइन होगा वो होगा कैपिटल N यानी नंबर ऑफ आइटम्स, कितने आइटम्स यहाँ पर हैं। डिस्क्रीट सीरीज़ में जो n होगा वो हमारा फ्रीक्वेंसी का टोटल होगा। यहाँ पे n का मतलब होता है हमारा सिग्मा f, यहाँ पर सिग्मा का मतलब होता है टोटल, तो टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी यहाँ पर हमारी हो जाएगी n। तो जो टर्म हमें ध्यान रखना है, जो वेरिएबल्स हैं उनका चिन्ह हमारा होगा कैपिटल X, जो फ्रीक्वेंसी है उसका चिन्ह होगा हमारा स्मॉल f। स्मॉल f मतलब फ्रीक्वेंसी। n का मतलब होगा यदि सीरीज़ इंडिविजुअल है तो नंबर ऑफ़ आइटम्स, डिस्क्रीट है तो टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब जैसे हमारे यहाँ पे 10 आइटम्स थे, उसको जब हम डिस्क्रीट में बदला है तो फ्रीक्वेंसी भी हमारी 10 ही आनी चाहिए, तो ये भी हमारा आ जाएगा 10। ये दो हमारे तरीके हैं व्यवस्थित करने के, इंडिविजुअल और डिस्क्रीट। तीसरा जो तरीका है वो है हमारा कंटिन्यूस सीरीज़। कंटिन्यूस सीरीज़ हम तब व्यवस्थित करते हैं जब हमारे पास समंक बहुत बड़ी संख्या में हो और हर वैल्यू की अपने आप में कोई इंडिविजुअल पहचान की आवश्यकता नहीं है, यानी कोई इंडिविजुअल वैल्यू हर चीज़ की नहीं है, लगभग आसपास की वैल्यू से भी हमारा निष्कर्ष निकल सकता है। और अंतराल भी जो हमारे समंक इकट्ठे के उनका अंतराल यानी जो इंटरवल्स है वो बहुत ज़्यादा है, तो उसको फिर हम कंटिन्यूस सीरीज़ में व्यवस्थित करते हैं। कंटिन्यूस सीरीज़ में x की जगह पर हम यहाँ पर क्लास काम में लेते हैं, क्लास एंड फ्रीक्वेंसी, यानी डाटा हम इस तरह से दिखाएंगे इनको, जैसे 0 to 9, 10 to 19, 22, 29, 32, 39, 42, 49। सपोज़ को यहाँ पे फ्रीक्वेंसी हम दिखा देते हैं 2, 4, 6, 5, 3। इसका मतलब है जो 2 बार संख्या आई है वो संख्या 0 से 9 तक कोई भी संख्या हो सकती है, हमें एग्जैक्ट पता नहीं है कि वो संख्या हमारी 0 है, 1 है, 2 है, 8 है या 9 है, पर ये पता है कि कोई संख्या जो 0 से 9 के बीच में आती है वो 2 बार आई है, कोई संख्या जो 10 से 19 के बीच में आई है वो 4 बार आई है, कोई संख्या जो हमने डाटा इकट्ठा किया है वो 20 से 29 के बीच में है वो हमारा 6 टाइम्स आया है, पर एग्जैक्ट हमें पता नहीं है कौन सा। तो जब डाटा इस तरह से लिखा जाता है तो हमारी कहलाती है कंटिन्यूस सीरीज़। कंटिन्यूस सीरीज़ में भी इनका जो फ्रीक्वेंसी का टोटल है वो हमारा कहला जाएगा यहाँ पर n। इसके अलावा हमारी कंटिन्यूस सीरीज़ में कुछ टर्म्स और ध्यान रखनी है। इसमें एक टर्म आती है हमारी L1। यहाँ पे L1 का मतलब होता है लोअर लिमिट यानी न्यूनतम सीमा।
न्यूनतम सीमा, यानी कोई भी क्लास हमारी कहाँ से शुरू होती है वो हमारी हो जाएगी लोअर लिमिट, और कोई भी क्लास कहाँ पे ख़त्म होती है यानी जो उसकी सबसे बड़ी वैल्यू है वो आ जाएगी हमारी अपर लिमिट, उच्चतम सीमा। तो यहाँ पे हमारी लोअर लिमिट यानी जहाँ से क्लास शुरू हो रही है वो हमारी लोअर लिमिट है L1, और जहाँ पे क्लास ख़त्म हो रही है वो हमारी अपर लिमिट है L2। यानी जैसे हम पहली क्लास की बात करें तो पहली क्लास में 0 हो जाएगा हमारा L1, 9 हो जाएगा हमारा L2। हम थर्ड क्लास की बात करते हैं तो यहाँ पर लोअर लिमिट L1 हो जाएगा हमारा 20 और L2 हो जाएगा हमारा 29। इसके अलावा एक टर्म और आती है I। यहाँ पे I का मतलब होता है क्लास इंटरवल, वर्ग अंतराल। यानी जो क्लासेस हमने बनाई हैं, जो वर्ग बनाए हैं क्लासेस, उसका जो गैप अंतराल कितने का है वो हमारा हो जाएगा वर्ग अंतराल। इसके अलावा यहाँ पर एक टर्म और आती है, उसका नाम है हमारा मिड वैल्यू, मध्य मूल्य। इसका फॉर्मूला हो जाएगा हमारा L1 लोअर लिमिट प्लस L2 अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। इसके अलावा कंटिन्यूस सीरीज़ में हमें एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि कंटिन्यूस सीरीज़ में क्लासेस भी दो तरह से बन सकती हैं। एक हमारी इंक्लूसिव यानी समावेशी, और एक तरीका हो सकता है इसका लिखने का एक्सक्लूसिव यानी अपवर्जी। तो यदि क्लासेस हमने इस तरह से बनाई है 0 to 9, 10 to 19, 20 to 29, 30 to 39 एंड 40 to 49। एक तरीका इसका लिखने का ये हो सकता है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 एंड 40 to 50। ये दो तरीके से हम क्लासेस लिख सकते हैं डाटा। जैसे यहाँ पर 0 से 9, 10 to 19, 0 to 10, 10 to 20। क्या डिफरेंस है? समावेशी के अंदर क्लास जहाँ पे ख़त्म होती है उसकी अगली फिगर से वो स्टार्ट होती है तो वो कहलाएगी हमारी समावेशी, और क्लास जहाँ पे पहली क्लास ख़त्म होती है अगली यदि उसी संख्या से शुरू हुई है तो कहलाएगी हमारी अपवर्जी। समावेशी में फ्रीक्वेंसी लिखते समय हमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। 0 से लेकर 9 तक की सारी संख्याएँ पहली क्लास में आएंगी, 10 से लेकर 19 तक की सारी संख्याएँ सेकंड क्लास में आएंगी। लेकिन अपवर्जी में दिक्कत यह है कि जब हम फ्रीक्वेंसी लिखेंगे तो यहाँ पर 10 सीधी संख्या हमारे समंकों में है तो 10 यहाँ पे दो जगह पर है, यहाँ भी 10 लिखा हुआ है और यहाँ भी 10 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे 10 हम कहाँ शामिल करेंगे? तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि 0 से लेके 9.99 तक की यदि संख्या है तो वो आपकी पहली क्लास में शामिल की जाएगी। 10 संख्या यदि आती है तो पहली क्लास में ना आगे दूसरी क्लास में यानी अगली क्लास में शामिल की जाएगी। इसी तरह से 10 से लेके 19.99 तक की जो संख्या है वो हमारी सेकंड क्लास में आएगी। 20 यदि आता है 20 यहाँ पे शामिल ना करके अगली क्लास में शामिल किया जाएगा। तो अपवर्जी का मतलब यह है कि इसमें अपर लिमिट को हम एक्सक्लूड कर देते हैं, हम छोड़ देते हैं। अपर लिमिट से जस्ट नीचे तक की वैल्यू यहाँ शामिल होगी, लेकिन अपर लिमिट यानी 10 यहाँ पर ना आकर अपना अगली क्लास में शामिल किया जाएगा। तो ये हमारे दो तरीके होते हैं, समावेशी और अपवर्जी। मैं एक बार फिर रिपीट कर देती हूँ। समावेशी श्रेणी वो होगी जिसमें पहली क्लास पिछली क्लास जहाँ ख़त्म हो रही होगी अगली क्लास उसके अगले नंबर से शुरू होती है, जबकि अपवर्जी में पहली क्लास जहाँ ख़त्म होगी समाप्त होगी उसी से हमारी अगली क्लास को हम शुरू करते हैं। तो ये हमारे 3 तरीके से हम डाटा को व्यवस्थित कर सकते हैं। उसमें पहला था हमारा इंडिविजुअल जिसमें सिर्फ x दिया हुआ होता है, दूसरा है डिस्क्रीट जिसमें हमारे पास x और f दोनों गिवन होते हैं, और तीसरा तरीका है हमारा कंटिन्यूस जिसमें हमें क्लासेस और फ्रीक्वेंसी दे रखी होती है। कंटिन्यूस सीरीज़ में हमें जो टर्म्स ध्यान रखनी है उसको मैं फिर पूरे टर्म्स को एक बार रिपीट कर देती हूँ कौन कौन सी टर्म्स हमें ध्यान रखनी है, क्योंकि फॉर्मूले में आएंगी। तो यदि फॉर्मूले में वेरिएबल्स दिखाने हैं तो उसके लिए हमारा चिन्ह होगा कैपिटल X। X कितनी बार आया है यदि इसको हमें शो करना है तो हमारा चिन्ह होगा फ्रीक्वेंसी स्मॉल f। इंडिविजुअल में नंबर ऑफ़ आइटम्स को हम डिनोट करेंगे कैपिटल N से, जबकि यही डिस्क्रीट और कंटिन्यूस में N का मतलब हो जाएगा हमारा टोटल ऑफ
फ्रीक्वेंसी। फॉर्मूले में जहाँ भी सिग्मा शब्द आता है इसका मतलब है टोटल। एफ हमारी फ्रीक्वेंसी होती है, यानी वो संख्या कितनी बार आई है। इसको हम हिंदी में बारंबारता भी बोल सकते हैं, इसको हम हिंदी में हम आवृत्ति भी बोल सकते हैं। कंटिन्यूस सीरीज जो टर्म्स हमें ध्यान रखनी है, उसमें पहली टर्म है हमारी लोअर लिमिट, यानी क्लास कहाँ से शुरू हो रही है, क्लास की कौन सी सबसे छोटी वैल्यू है। L2 मतलब होता है अपर लिमिट, उच्चतम सीमा, यानी क्लास की सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी होती है। तो जैसे हम कोई भी क्लास ले लें, जैसे लास्ट क्लास हम ले लेते हैं, तो क्लास शुरू हो रही है 40 से, तो 40 हमारा हो जाएगा L1। ये ख़त्म हो रही है 49 पे, तो 49 हमारा हो जाएगा L2। इनका अंतराल यानी कितनी संख्याएं हम उस क्लास में शामिल कर रहे हैं, कितना उनका अंतर है, ये हमारा क्लास इंटरवल कहलाएगा। और एक टर्म हमारी आती है मिड वैल्यू, मध्य मूल्य, जिसको हम सेंट्रल साइज भी कहते हैं। इसको हम सेंट्रल साइज या सेंट्रल वैल्यू शब्द भी काम में ले सकते हैं। इसका फॉर्मूला होता है हमारा L1 + L2 / 2। यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि वर्ग अंतराल यदि हमारी क्लास एक्सक्लूसिव है तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा वर्ग अंतराल का L2 - L1, पर इंक्लूसिव है तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा L2 - L1 + 1। यानी एक्सक्लूसिव है यदि तो हमारा I का फॉर्मूला हो जाएगा, और इंक्लूसिव है तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा L2 - L1 में एक ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे एक संख्या का गैप भी होता है बीच में। अब कंटिन्यूस सीरीज़ लिखने के भी दो तरीके हो सकते हैं हमारे, समावेशी और अपवर्जी। अब हम देखेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, यानी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को हम कैसे बना सकते हैं। उसमें जो पहला तरीका है वो है फ्रॉम इंडिविजुअल टू डिस्क्रीट, यानी सूचनाएं हमें इंडिविजुअल में दे रखी हैं और उसे हमें डिस्क्रीट में बदलना हो, यानी व्यक्तिगत श्रेणी को यदि हमें डिस्क्रीट खंडित श्रेणी में बदलना हो तो हम किस तरीके से बदलेंगे। जैसे एक एग्जांपल लिया है मैंने, यहाँ पे एक सूचना ले रखी है, इसमें x गिवन है, हमें केवल x गिवन है, यानी हमारी कौन सी सीरीज़ हो जाएगी, ये हमारी इंडिविजुअल सीरीज़ हो जाएगी। तो इसमें बदलना है डिस्क्रीट में। इंडिविजुअल में सिर्फ x दे रखा होता है, जबकि डिस्क्रीट में जिसको बदलेंगे हम, जब इसको हम डिस्क्रीट सीरीज में बदलेंगे तो हमारे पास x भी होगा और f भी होगा। और बदलने के लिए जिस टेक्निक को हम काम में लेंगे वो हमारा होता है टैली बार्स, यानी टैली बार को हम काम में लेंगे यहाँ पर फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए। तरीका क्या होता है, सबसे पहले हम क्वेश्चन को देखेंगे, इसमें कौन सी सबसे छोटी वैल्यू है, कौन सी इसमें हाईएस्ट वैल्यू है। तो इस क्वेश्चन को यदि हम देखें, यहाँ पे सबसे छोटी वैल्यू है हमारी 0 और सबसे हाईएस्ट वैल्यू आ रही है इसमें हमारी 8। तो हम 0 से 8 तक यहाँ पे संख्याओं को शामिल कर लेंगे। 0 1 2 3 4 5 6 7 8। मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, यदि आपको इंडिविजुअल को डिस्क्रीट में बदलना है तो हम क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन में जो सबसे छोटी वैल्यू होगी और जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी उसको हम लिख देंगे, चाहे वो संख्या हमारी मेन क्वेश्चन में हो चाहे नहीं हो। पहले एक बार में हमको स्टार्टिंग में सबको शो करना है, छोटी वैल्यू से लेकर बड़ी वैल्यू तक। सेकंड, अब हम क्वेश्चन को 1 बाय 1 फिगर्स को देखते जाएंगे और फिगर जहाँ होगी वहाँ पे हम एक टैली बार लगा देंगे। जैसे फर्स्ट वैल्यू है हमारी यहाँ पर 0, तो 0 के आगे एक टैली बार, यानी 0 हमारा एक बार आ गया है। अगली वैल्यू है हमारी 4, हम 4 के आगे एक टैली बार लगा देंगे। देन 6 के आगे एक टैली बार आ जाएगा। 3 के आगे एक बार टैली बार आ जाएगा। देन 2 के आगे टैली बार आएगा। एक बार फिर मैं रिपीट कर देती हूँ। कुछ स्टूडेंट्स को करते समय ऐसे करते हैं कि यहाँ पे पहले काउंट कर लेते हैं कि हमारा 2 कितनी बार आया है, 4 कितनी बार आया है। उससे कई बार कोई वैल्यू मिस होने के चांसेस होते हैं, तो हमें काउंट करके एक साथ फ्रीक्वेंसी शो नहीं करनी, हमें 1 बाय 1 नंबर देखते रहने, कौन से नंबर हमारे आ रहे हैं। जो नंबर हमारा आ रहा है उसके आगे एक टैली बार आ जाएगा। अब जैसे 4 यहाँ पे सेकंड टाइम आ गया तो 4 के आगे एक टैली बार और आ जाएगा। 5 के एक टैली बार आ जाएगा। देन 3 के आगे एक टैली बार और आ गया है। देन 4 थर्ड टाइम आ गया है। 1 फर्स्ट टाइम आया है। 5 सेकंड टाइम आ गया। 2 ये भी सेकंड टाइम आ गया है हमारा। 3 थर्ड टाइम आ गया है। 4 फोर्थ टाइम आ गया है। 4 फिफ्थ टाइम आ गया है। अब यहाँ ध्यान रखना है, टैली बार निकालते समय फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम तक अपने बार आएंगे। जब 5वीं और वैल्यू आएगी तो उसको काट के हमारा 5 का पेयर बन जाएगा, यानी 4 पहली बार में एक डंडा एक बार, सेकंड टाइम में 1,
2, थर्ड टाइम में 3, फोर्थ टाइम में 4। जब 5वीं बार 4 आया तो हमने इसको काट के इसका 5 का पेयर बना दिया है। 6 यहाँ पे सेकंड टाइम आ गया है, 1 भी सेकंड टाइम आ गया है, 4 एक बार और आ गया है, 8 मेरे से मिस हो गया था यहाँ पर, और ये 7। इसका एक तरीका और है चेक होने का कि कोई वैल्यू मिस तो नहीं हो गई है। तो जितने यहाँ पे आइटम्स हैं उतनी ही हमारे यहाँ पे फ्रीक्वेंसी आनी चाहिए। तो हमारे आइटम थे यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, यानी यहाँ पर हमारे नंबर ऑफ़ आइटम 20 थे। तो फ्रीक्वेंसी का टोटल भी हमारा 20 आना चाहिए। तो यहाँ पे 0 की फ्रीक्वेंसी हमारी आ गई 1, क्योंकि एक ही बार है। 1 की फ्रीक्वेंसी 2 आ जाएगी क्योंकि 2 बार आया था। 2 की फ्रीक्वेंसी भी 2 आएगी। 3 की फ्रीक्वेंसी 3 आ जाएगी। 4 की फ्रीक्वेंसी 6 आ जाएगी। 5 की फ्रीक्वेंसी 2, 6 की फ्रीक्वेंसी 2, 7 की फ्रीक्वेंसी 1 और 8 की फ्रीक्वेंसी 1। इसका टोटल हमारा एंड 20 आना चाहिए। ये हमारा आ गया है 20। तो ये तरीका है हमारा डिस्क्रीट सीरीज़ के सूचना को तैयार करना इंडिविजुअल सीरीज़ के डाटा से। जैसे यहाँ पे इंडिविजुअल हमको दे रखा था, उसको हम डिस्क्रीट सीरीज़ में कन्वर्ट करेंगे। इस प्रोसेस को मैं फिर रिपीट कर देती हूँ एक बार। जब भी इंडिविजुअल को डिस्क्रीट में बदलना हो तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को देखेंगे, तो सबसे छोटी वैल्यू से सबसे हाईएस्ट वैल्यू जो भी होगी दोनों को देख लेंगे, और उससे हम एक्स को फ्रेम करेंगे कि एक्स हमारा 0 से शुरू होकर 8 तक लिख दिया जाएगा। फिर 1 बाय 1 हम वैल्यू देखेंगे, जैसे 0 4 6 3, जो वैल्यू आती जाएगी उसके आगे हम एक टैली बार लगाते जाएंगे। टैली बार लगाते समय ध्यान देना है कि फर्स्ट टाइम में आएगा तो एक बार, देन सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, जो फिफ्थ टाइम आता है तो उसको क्रॉस करके 5 का पेयर बन जाएगा। फिर डंडों के आधार पर तय कर लेंगे कितनी फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी का जो टोटल है वो हमारे नंबर ऑफ़ आइटम के बराबर होना चाहिए। इसका मैं कुछ एग्जांपल दूंगी आपको प्रैक्टिस के लिए, जिसकी आपको प्रैक्टिस करनी है। और कोई डाउट यदि आता है तो अपने कॉलेज का जो व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है उस पर आप पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही।